3 रोज़ हुए कि अपोज़िशन के शोर में हुकूमत ने चंद कवानीन पास किए। उसमें से 2 कवानीन ऐसे हैं कि जिसकी आज बात करनी है, कि जिसमें मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादती हुई है। बहुत अफ़सोसनाक ख़बरें हैं। पहला कानून ये कि अब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल होगी, पहले 3 साल हुआ करती थी। और दूसरा ये कि अब टेररिज़्म के इल्ज़ाम में किसी को भी 90 दिन के लिए उठाया जा सकता है। एक-एक करके बात करते हैं। जो पहला कानून है कि आर्मी चीफ़ का दौरे मुलाज़मत वो कानून कहता है, हकीकत में तो दौरे बादशाहत है, दौरे इमारत है, वो 5 साल का है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है आर्मी चीफ़ के साथ, कि एक शख़्स जो इतनी मेहनत करके मेरिट पे अपने बलबूते पर, तालीमी बलबूते पर दुनिया भर का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास करके, अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए, अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए आर्मी में भर्ती होता है। उसके बाद मेरिट पर आगे बढ़ते हुए वो जनरल बनता है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने 30-40 सालों में इतनी जंगें की हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो खुद जंगों में जाकर अगले महाजों पर हिस्सा लेते हैं, तभी तो उनको इतने मेडल लगे होते हैं। तो एक ऐसा शख्स कि जो जब आर्मी में आया तो उसके भाई, चाचू, मामा, बाबा कोई भी फौज में नहीं थे, तब भी वो आ जाता है हमारे आर्मी के शफाफ सिलेक्शन प्रोसेस में। और फिर वो तालीम और शऊर और इखलाक के उस मयार पर होता है कि जिसके तहत आर्मी में सिलेक्शंस होते हैं। उसके बाद वो मेहनत करते करते, जंगें करते करते, अगले महाजों पर लड़ते लड़ते, आइन से मोहब्बत करते करते, अपना काम करते करते जनरल बनता है। उसको आप फिर सिर्फ 5 साल दे रहे हैं, तो ज्यादती है आर्मी चीफ के साथ, इंतहाई ज्यादती है। अब कम से कम 30 साल दीजिए, कम से कम बल्कि 30 साल भी नहीं, कम से कम 50 साल दीजिए आर्मी चीफ को कि भाई आप आ जाइए। और ये जो मामला है कि आर्मी चीफ को वजीर आजम अपॉइंट करता है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी आसान कर लेते हैं, क्योंकि जहां हम एक ज्यादती कर रहे हैं आर्मी चीफ के साथ, तो वहां कम से कम ये अच्छाई कर लें उनके साथ कि उन्हें हम अपॉइंट ना करें। वो खुद ही कोई कुरा डाल लिया करें, चारों तीनों जितने भी हेड्स होते हैं वो मिलके, या फिर ABCD में काउंट कर लिया करें, किसी भी तरह अपनी मर्जी से किसी भी को भी आर्मी चीफ बना लें, फौज के सरबराहान मिलके, और फिर वो हमें कह दें कि भाई आज से आर्मी चीफ। तो 5 साल तो बहुत ज्यादती है। जाहिर है 5 साल में क्या हो जाता है, 5 साल में तो हमारी जमहूरी हुकूमतें एक रोड नहीं बना पाती। वो बनाती हैं, खोद देती हैं, फिर बनाती हैं, फिर खोद देती हैं। ये जब पूरा साल चलता रहता है, फिर ख्याल आता है कि यार नीचे पाइपलाइन नहीं डाली, फिर वो सब कुछ तोड़कर पाइपलाइन डालती हैं। तो फिर ख्याल आता है कि पाइपलाइन अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, पानी उसमें से लीक कर गया और सारा रोड तबाह हो गया। और उसके बाद कराची में अगर आप रहते हैं तो वो रोड कभी बनेगा ही नहीं। 2015 से एक रोड मैं छोड़कर आया था पाकिस्तान में, आज तक वो नहीं बना, मेरे दोस्त बताते हैं मुझे, और वो मेन यूनिवर्सिटी रोड है। खैर, तो बात को इस मामले को ख़त्म करते हुए कि 5 साल बहुत ज़्यादती है, इसको आप 50 साल दीजिए और आर्मी चीफ को ही आप वजीर आजम भी बनाइए। क्यों आपने ये मुश्किल रखी हुई है कि आर्मी चीफ एक हुक्म दें, फिर वो वजीर आजम ऑफिस तक जाए, फिर वजीर आजम वो हुक्म सबके सामने दें, फिर उस समरी पे साइन करें? क्यों? ज़िया-उल-हक वाला काम करते हैं कि वो चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, तो वो अपनी समरी, और वजीर कानून भी थे। तो वो अपनी एक्सटेंशन की समरी खुद अरसाल किया करते थे वजीर कानून की हैसियत से वजीर आजम को। उसमें लिखा होता था कि लॉ मिनिस्टर ज़िया-उल-हक इज सेंडिंग दिस summary for the extension of General Zia-ul-Haq's term as Army Chief to the President Zia-ul-Haq। और प्रेसिडेंट ज़िया साहब वजीर कानून ज़िया साहब की एडवाइस पर जनरल ज़िया-उल-हक को एक्सटेंशन दे देते थे। तो वो आसान था ना। मैं तो कहता हूँ ये भी बहुत मुश्किल है। क्यों 3-3 साइन कराने हैं यार, क्यों कराने हैं? आसान करते हैं, आर्मी चीफ को दें 50 साल, और उन्हें बोले सर ये कानून की किताब है, इसको आप अपने वॉशरूम में रख लीजिए, वो काम आएगा। ज़ाहिर है टिश्यूज़ तो इस्तेमाल होते हैं ना, तो वो काम आएगा। ज़रा लिखा हुआ भी होगा, तो उसको हम कुछ कलर प्रिंट कर लेंगे। ब्लैक एंड वाइट तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो ज़रा आपके बाथरूम की शान बढ़ा देगा। और 50 साल आप लीजिए, अपनी पॉलिसीज़ पे काम कीजिए, जिस तरह आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमारे तालीमी निज़ाम पे काम कीजिए, और हमारे गाने ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको याद रहे, आप याद अगर भूल जाए तो मैं आपको याद करा दूँ, गाने ज़रूर बनाइएगा। बहुत वक्त हो गया हमने गाना नहीं सुना वो। और उसकी भी अपडेट साथ ही दे दें। गाने से याद आया कि वो जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा लिया या रह गए या अभी बाकी है, कहाँ पहुँचा वो बता दीजिए। इसलिए कि हमें तसल्ली हो जाए ना कि हमारे टैक्स के पैसे हैं, आपके ही पैसे हैं, हमारे तो नहीं है। आपके ही थे, हमारे पास तो बस थे, आपके थे, हमने रखे हुए थे। तो वो जो वापस आपके पास जा रहे थे, तो वो बता दीजिएगा, पढ़ा सके नहीं पढ़ा सके।
आप बता देंगे तो चलो हम खुश हो जाएंगे कि चलो अपने बच्चे नहीं पढ़ पाए, दुश्मन के बच्चे तो पढ़ा लिए हमने, कोई नेक काम किया, खुदा को मुंह दिखाएंगे। और एक और भी ज्यादती हम करते हैं, मुझे इससे याद आया कि जब आर्मी चीफ रिटायर होता है ना, तो अव्वल तो उसे रिटायर नहीं कहना चाहिए। रिटायर तो ये होता है ना कि मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, नहीं नहीं नहीं। उसे कहना चाहिए कि जब आर्मी चीफ का दिल भर जाता है, इसको कानून में और तरमीम कर लीजिए, बहुत जगह है आइन में, कि जब आर्मी चीफ का दिल भर जाता है तो आर्मी चीफ अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाते हैं कि यार अब मैंने इस इन 4-5 सूबों के साथ, लोगों के साथ बहुत खेल लिया, अब मैं गोल्फ खेलूंगा, अब मैं सिर्फ गोल्फ खेलूंगा, इनके साथ नहीं खेलूंगा। तो वो भी एक आसानी हो जाएगी और सही बात करनी चाहिए कि जैसी वो है। उसके बाद एक और भी तब्दीली हमें करनी चाहिए, एक और इसी आइन में, कि जब हम फौजियों की तनख्वाहें देते हैं, उनकी पेंशन्स देते हैं, तो आपको पता होगा ये कि वो मिलिट्री के बजट से नहीं जाती, वो सिविलियंस के बजट से जाती हैं। उन्हें गवर्नमेंट का एम्प्लॉई शो करके वहाँ से बजट जाता है पेंशन्स का। वो इसलिए कि हम जैसे लोग, या मैं तो नहीं, अब तो मेरा किबला तब्दील हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, दूसरे दूसरे गंदे गंदे लोग, जालिम लोग, गद्दार लोग कहा करते थे कि आर्मी अच्छा खासा बजट ले लेती है। तो आर्मी तो नहीं लेती बजट, उनकी तो पेंशन सिविलियंस के पास से जाती हैं, तो सिविलियंस ले लेते हैं बजट, आर्मी तो नहीं लेती। तो इसमें भी ना आप ज़रा सा ज़्यादा बेहतर कीजिए कानून में, कि वो जो एग्रीकल्चरल बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स मिलते हैं, रिहायशी घर मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, फार्म हाउसेस मिलते हैं, वो मत दीजिए आर्मी चीफ को। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए कि थोड़ा सा ना मुल्क दे दिया कीजिए। पंजाब तो हमने भर दिया है, सिंध की जगह कोई क्यों लेगा, वहाँ पे तो जिंदा लाशें रहती हैं, केपीके का अपने मसाइल हैं। आप एक काम करें, बलूचिस्तान दे दिया करें, बहुत बड़ा बलूचिस्तान है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे कम लोग रहते हैं, और बलूचिस्तान में हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, गवादर है, तमाम चीज़ें, गैस निकलती है। आप एक काम करें, उसको ना काट लें थोड़ा सा बलूचिस्तान को, जिस हिस्से में लोग नहीं रहते ना, उसे काट के हर आर्मी चीफ को, एसआई चीफ को दे दिया करें। और उनको भी क्यों, ब्रिगेडियर लेवल तक आ जाएं, बल्कि और कैप्टन लेवल तक आ जाएं, बल्कि बल्कि जो अभी फौज में भर्ती होता है ना, तो उसे एक प्लॉट दे दें और आहिस्ता आहिस्ता उससे बोले कि भाई जिस तरह तरक्की करते जाओगे और तुम्हें बलूचिस्तान का हिस्सा मिलता जाएगा। तो ये कुछ प्लॉटों से तो नहीं, मामला मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है आर्मी चीफ इतनी मेहनत करते हैं हमारे मुल्क में, कानून की हुक्मरानी पे कायम रहते हैं, कानून की हुक्मरानी कायम रखते हैं, तो बलूचिस्तान के हिस्से दीजिए उन्हें। और थोड़ा सा ना अरेबियन सी भी दे दीजिएगा, और थोड़ी सी इंडस रिवर भी दे दीजिएगा। ज़ाहिर है जब इतनी सारी लकीरें हम खींच लेते हैं, और आप लोगों ने खींची हैं हमारे दिलों में, जहनों में, ज़ुबानों में, तो पानी पर भी खींचिए, अपना ज़ोर कलम यहाँ भी दिखाइए। हम भी तो अशश कर उठे ना कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे हमारे हुकूमत के लोग कितनी अच्छी लकीरें डालते हैं। तो ये भी कीजिए, तो कानून में ये तब्दीली भी कर लीजिए। और आखिरी बात ये कि जो पार्लियामेंट वगैरह है ना, उसको अगर आप मर्ज कर दें ना जीएचक्यू के साथ, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दो दो बिल्डिंग्स हैं, खर्चा चलता है उनका, इसलिए नहीं कि हमारा नुकसान होता है, हमारी तो खैर है, वो वही पैसे आपको मिल जाएंगे ना। तो जो आप दो हुकूमतें चला रहे हैं, एक पिंडी से, एक इस्लामाबाद से, और पार्लियामेंट पूरी चलती है, उनको टीएडीए मिलते हैं, अदालतें बन रही हैं, महल नुमा हमारा ऐवान सदर है, उनके खर्चे चल रहे हैं। अगर आप ये बंद कर दें तो वही सारे पैसे आपको मिल सकते हैं, तो वो फिर हम और जगह इस्तेमाल कर लेंगे। वो जब खुदा न करे कि अगर अफगानिस्तान में दोबारा जंग होती है, तो हम तालिबान को दे सकते हैं जैसे पहले दे रहे थे, या वो पैसे फिर आर्मी वाले ही अपने ऑफशोर अकाउंट में डालकर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, जहाँ भी, स्विट्जरलैंड में डालकर रख सकते हैं, ताकि जब दूसरे मुल्कों के पास जाएं तो कहें कि देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो इसका भी अच्छा इस्तेमाल कीजिए, ऐसे भी आइन में डाल लीजिए। दूसरा जो कानून बना और जिससे मेरा ज़्यादा दिल दुखा है, क्योंकि उससे मैं इफेक्ट होता हूँ ना, वो ये कि अब एंटी टेररिज्म कानून में ये तरमीम की गई है कि किसी को भी इस इल्ज़ाम में कि वो टेररिज्म फैला रहा है, वो अमन आमा की सूरत हाल ख़राब कर रहा है, उसे 90 दिन के लिए उठा सकते हैं। ये भी सही नहीं है। 90 दिन में कोई क्या बोलेगा, 3 महीने, ये सही नहीं है। आप मारिए, माफ़ कीजिएगा, बाद में मारिएगा, पहले उठाइए एक बंदे को कम से कम 3 साल, और बताइएगा नहीं किसी को, जैसे बलूचिस्तान में करते हैं ना, हम बिल्कुल वैसे कीजिएगा। वो मज़ा बड़ा आता है, वो घर वालों जब रो रहे होते हैं ना कि यार हमारा हमारा बाप कहाँ चला गया, हमारा भाई कहाँ चला गया, हमारा बेटा कहाँ चला गया, तब बड़ा मज़ा आता है। तो जब जब उनकी माएँ रो रही होती हैं ना, तब दिखता है कि मुल्क के लिए उनका खून तो बहा, पसीना तो बहा, आंसू भी बह रहे हैं। तो एक तो मुल्क से मोहब्बत ज़्यादा होती है, राइट। दूसरी बात ये कि साल भर उठाइए, ताकि उससे जो जो निकलवा सकते हैं ना वो निकलवाएं, जो बातें निकलवा सकते हैं वो निकलवाएं, उसकी
इज़्ज़त नफ्स थोड़ी बहुत अगर रह भी जाए तो वो भी तो ख़त्म करनी है ना, ज़ाहिर है। इज़्ज़त नफ्स वाले मुल्क में तो हम नहीं नहीं रख सकते ना ऐसे लोगों को पाकिस्तान में। तो उनको ज़रूर उठाएँ, और 3 महीने नहीं 1 साल के लिए उठाएँ, और उसके बाद बताइएगा नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। और फिर इसी के साथ जो फ़ौजी अदालतें हैं ना, इसी में ये तरमीम कर लीजिए कि जिनको उठाएँगे उन्हें फिर अदालत नहीं लेके जाएँगे, उन्हें फ़ौजी अदालत लेके जाएँगे। अदालत जाते हैं, वकील करना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है, जज के सामने आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, फिर अपील होती है। इतनी मुश्किल क्यों? फ़ौजी अदालत में लेके जाएँ और वहीं पे फिर फैसला सुनाएँ, और फैसला भी क्या सुनाना है, जिसको आपने पकड़ लिया वो जज को बिठा दें, बल्कि एक वेंडिंग मशीन लगा दें वहाँ पे। जो वहाँ पे एक फ़ौजी जज बैठा होगा, वो उसी वक़्त गोल्फ खेल सकता है ना, तो क्यों बेचारे को आपने जज बनाना है? वहाँ एक वेंडिंग मशीन लगाएँ, और वहाँ पे बस बटन हो कि 1 सज़ाए मौत, 2 सज़ाए मौत, 3 सज़ाए मौत, और आप बता दें कि भई ये जो साहब हैं इनको 2 सज़ाएँ मौत होंगी। तो वो बटन दबा दीजिए कि इन साहब को 2 सज़ाएँ मौत होंगी, और वो एक पर्ची निकल आएगी, और वही उस इंसान के सर पे यहाँ चस्पा करके उसे लटका दीजिए। आसान कर लीजिए ना। मुश्किल क्यों करते हैं? हम हैं ना आपके लिए, आप हमें बताइए, हम आपको बताएँगे कि किस तरह आपने चीज़ें आसान करनी है। तो साल के लिए उठाइए, बगैर बताए उठाइएगा, मारिएगा, दबा के मारिएगा, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल। और उसके बाद अदालत भी मत लेके जाइएगा, फ़ौजी अदालत लेके जाइएगा। एक चीज़ जो रह गई ना, मेरा ख़्याल है अगर वो होता ना, तो ये ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हो जाती। 2 जैसे मैंने पहले इसके ख़राब न्यूज़ हैं, ज़रा बेहतरी हो सकती थी उनमें, लेकिन चलो एक अच्छी जानिब कदम हमने उठा लिया, और उठाते ही रहे हैं, अब तो हमने देखा है, खुदा का शुक्र है। तीसरा ये भी कर लीजिए कि जो 1 से लेकर 10 तक या 12 तक आइन में हमारे हुकूक है ना, ऐसे ही हम मैंने कह दिया है नहीं, लेकिन मतलब लिखा हुआ है तो मान लेते हैं उनको, कि मेरा राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिविंग है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू डिग्निटी है, उनको मिटा दीजिए। वहाँ पे ना अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि बेवजह लिखा हुआ है ना, ज़ाहिर है अगर 3-4 साल बाद अगर हम आइन प्रिंट करते हैं, उनकी कॉपीज़ जाती हैं, लाइब्रेरीज़ में रखी होती हैं, वो पेपर ज़ाया होता है। तो जहाँ हम जैसे मैंने पहले बात की कि ऐवान सब्र बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, पैसे बचाइए, तो ये भी जो आइन में पेपर्स आया होता है ना, ये पैसे भी बचा लीजिए। ये आइन आप उस सबको हटा दें, और बल्कि पूरा आइन हटा दीजिए। पहले पेपर पे लिख दीजिए आर्मी चीफ की मर्ज़ी, और बस, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। और बस वही एक पर्चा सब पूरे हमको दे दें, हम गले में टाँग के फिरेंगे और हर जगह लेके जाएँगे, और इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और हम हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक फ़ौजी तैनात कर दीजिए, कि हम उससे पूछ लिया करेंगे कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, हमने कारोबार कैसे करना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है या नहीं। तमाम ही चीज़ें हम वो कर लेंगे, उन्हें मसीहा भी मान लेंगे, उन्हें अवतार भी मान लेंगे, और बस आगे बढ़ेंगे इस तरह। तो आप एक काम कीजिए ना, ये जो आइन के इतने सारे पन्ने बनते हैं ना, इन्हें बचा लीजिए, और इन पर ना नोट छाप लीजिएगा। हाँ, ये पन्ने आपके काम आ जाएँगे, इनमें नोट छाप लीजिएगा, और इससे ये होगा कि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएँगे ना, तो आप 5,000 का सबसे बड़ा नोट होता है ना, आप 10,000 छापिएगा। अब कोई पूछने वाला मनचला कह सकता है कि भई उन नोटों पे नोट नहीं छपता, कैसी बातें कर रहे हो? या उन कागज़ पे नोट नहीं छपता, या 10,000 का नोट चलेगा कैसे? तो फिर वो तो अहमक होगा जो ये सवाल करेगा। मतलब आप तो एक पर्चे पर 5,000 लिख के दे दें, उसके आगे 10 ज़ीरो लगा दें, किसी दुकानदार को दें, मजाल है उसकी कि वो उसकी चीज़ आपको ना दे। आप बैंक जाइए, मजाल है कि बैंक आपको मना कर दे कि नोट नहीं चलता। आप कुछ भी ना लिखें, आप जैसे ब्लैंक चेक नहीं लिखा करते थे पुरानी हिंदी मूवीज़ में कि मेरी बेटी को छोड़ दो, ब्लैंक चेक ले लो। तो आप एक पेपर पे ना ब्लैंक लिख दें, और नीचे साइन कर दें या नाम लिख दें, और फिर आगे जो बैंकर बैठा होगा ना, कैशियर, उसे बोलेंगे जितनी तुम्हारी औकात है ना उतने ज़ीरो लिखो। तो वो अपनी औकात के हिसाब से कितने सारे ज़ीरो लिखेगा। आप 3-4 और डाल के बोलिएगा ये पैसे मुझे दे दो, और मैं देखता हूँ मजाल है कौन आपको रोकता है। सर आपका मुल्क है, आप कानून बनाइए, अ, आइन को तब्दील कीजिए, कर भी रहे हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर ये 2-3 चीज़ों का आप ख़्याल रख लेना, तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी, कि 5 साल के लिए बनिए आर्मी चीफ, 50 साल के लिए बनिए, और साल के लिए बंदा उठाइए बगैर बताए, फिर फ़ौजी अदालत लेके जाइए, और ये आइन ना कम से कम ये जो हमारी हुकूक है ना, ये ख़त्म कर दीजिए। ये आइन से हटा दीजिए, बेवजह हमें भी मुश्किल होती है, आपको भी हमें बोलना पड़ता है, आपको फिर उसकी तावील करनी पड़ती है, वो हटा के उस पे नोट छाप लीजिए। आखिरी बात, एक मैंने अपने लिए फ़ैसला किया, इंसान को अपना फ़ैसला करना चाहिए, कि अब जब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब जब मुझे समझ आ गया है कि भई हम तो गद्दार थे, सारी ज़िंदगी हमने गद्दारी में निकाल दी, और ज़ुल्म किया मुल्क के साथ, कभी तरक्की में इसका साथ नहीं दिया, कभी इसके डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इज़राइल से पैसे लेकर, इंडिया से पैसे लेकर, मोसाद से पैसे लेकर, यूएस से पैसे लेकर, अफ़गानिस्तान से पैसे लेकर, कभी ईरान से पैसे लेकर, कभी सऊदी अरब से पैसे लेकर, जहाँ-जहाँ से पैसे मिल सकते थे ना, हमने हर जगह से पैसे लिए। लेकिन फिर एहसास ये हुआ कि यार हम तो गद्दार थे मुल्क के। तो अब हमने जब कलमा पढ़ लिया है आपका, आपकी हकीकत को तस्लीम कर लिया है, तो फिर अब मुझे लगता है कि मैं भी ना ये चैनल-वैनल बंद करूँ। बेवजह मेहनत करनी पड़ती है। मैं कनाडा में रहता हूँ ना, अब मैं रिसेंटली कनाडा आ गया हूँ,
तो मैं भी मुल्क तो माशाल्लाह बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है, बात तो उस पर होती है कि जहाँ खराबी हो। जब मुल्क सही जा रहा है तो फिर ये बंद करके ना एक कनाडा की इमिग्रेशन का चैनल खोल लेता हूँ। उससे ये होगा कि लोगों को इमिग्रेशन की चीज़ें बताऊँगा, उनसे पैसे लूँगा। जैसे कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में लेते हैं कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करने में, जिससे 15 मिनट लगते हैं, लिटरली 15 मिनट लगते हैं, उसके लोग 4 लाख रुपए लेते हैं। मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं, तो मैं फ्री में कर देता हूँ अप्लाई। तो मैं ये सोच रहा हूँ उनसे पैसे लेना शुरू करूँ, ज़ाहिर है अगर ये नहीं होगा और कुछ और नहीं होगा तो कहीं से तो पैसे कमाने हैं ना। अब वो यूएस वगैरह पैसे देते नहीं हैं, इज़राइल ने भी देना बंद कर दिया है, इंडिया भी नहीं देता। तो ये कर लेंगे और एक ना व्लॉग का चैनल खोलते हैं, कनाडा के व्लॉग्स बनाएँगे दबा के कि भैया आज मैं आया हूँ वॉलमार्ट और मैंने प्याज़ ली है और मैंने टमाटर लिए हैं और अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई है और अब मैं सिग्नल पे जाके रुका हूँ और बस फिर आपको बादल दिखाएँगे। ये सब तमाशे मैं भी बंद कर लेता हूँ। अब जब मेरा कलमा पढ़ ही लिया है आपका तो फिर मुकम्मल आप पे ईमान लाया जाए। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं लेकिन ये 2-3 तब्दीलियाँ कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इज़्ज़त बढ़ेगी ना दुनिया में, इज़्ज़त बढ़ेगी दुनिया में हमारी नज़रों में और मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही डगर पे जा रहा है, वो सही जाता रहिएगा। बस वो एक और काम भी कीजिएगा आखिर में कि अगर नाम भी आप तब्दील कर लें पाकिस्तान का, अगर इसको भी हम जनरलिस्तान रख लें या फिर अ, इस तरह आईएसस्तान रख लें या फिर पैसिस्तान रख लें, ऐसा कुछ नाम रखें ना ताकि दुनिया में हमारी इमेज जो है ना वो मुँह खोल कर सबके सामने जाए। ताकि दुनिया को पता हो कि वो किससे डील कर रहे हैं, वो डरें भी तो सही ना। हमने जो कानून का और आइन का एक नया मुजस्समा बनाया है, तो उसकी परस्तिश का मौका सिर्फ़ हम गरीबों को क्यों मिले, दुनिया भर को मिले, तो नाम भी तब्दील कर लीजिए जाते-जाते। और आखिर में अगर मौका मिले ना, तो ये जो कुछ आवाज़ें उठती हैं, अभी ये उठेंगी आप लोगों के खिलाफ़, हमारे आर्मी के खिलाफ़, हमारे सियासतदानों के खिलाफ़, तो हो सके ना तो इनको भी ना कहीं बम-वम बाँध दें, मार दें सबको। बलूचिस्तान में किसी केव में डाल दें, किसी क्या कहते हैं केव को उर्दू में, ऐसे तो उर्दू भी नहीं आ रही, माफ़ कीजिएगा। तो उसमें डाल दें और फाड़ दें बम या गोलियाँ मार दें या गोलियाँ भी क्यों मारें, उठा लीजिएगा। उठा के पहले काम करवाइएगा, काश्तकारी वगैरह करवाइएगा, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी ना ज़रई ज़मीनें, उन पे काश्तकारी करवाइएगा और उसके बाद फिर उन्हें वहीं पे गाड़ दीजिएगा। क्योंकि उनके जो जिस्म में खाना-वाना थोड़ा बहुत होगा तो आपकी मिट्टी को ज़रख़ेज़ करेगा ना। तो चले हमारी मिट्टी तो ज़रख़ेज़ नहीं हो सकी, हमारा मुल्क तो ज़रख़ेज़ नहीं हुआ, आपकी मिट्टियाँ ज़रख़ेज़ हों और आपकी जवानियाँ हम मानें। बस इसी तरह आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जब मुल्क ये बहुत तरक्की कर जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, तो हम भी फ़ख्र से कह सकेंगे कि मेरा मुल्क है। हम भी फ़ख्र से कह सकेंगे वो शहरयार आफरीदी साहब का जुमला कि आर्मी चीफ़ तो हमारा बाप है, हमारी कौम का बाप है, तो देखो इस तरह के हुआ करते हैं बाप।